अस्सलाम वालेकुम। हम लेज़ली हेज़ल्टन की द फर्स्ट मुस्लिम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस सफ़र में हम वी आर इन अवर 33rd सेशन। हमने पहले 5 चैप्टर मुकम्मल कर लिए हैं। 6th चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। एंड लास्ट टाइम वी मेट वी डिस्कस्ड द फर्स्ट मैरिज प्रपोजल विच समहाउ कुड नॉट गो थ्रू। तो उसके बाद हज़रत अबू तालिब और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलेशन it still went ahead and they continued their cordial relationships, and Leslie Hazelton ended the discussion that for some reason this was one more thing, one more rejection which would finally end up to be in the favor of हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पे लास्ट टाइम हमने बात मुकम्मल की थी। चैप्टर नंबर 6 को लेज़ली हेज़ल्टन शुरू करती हैं by saying it was an unusual marriage. Now, what was an unusual marriage? वो hint she has dropped in the previous chapter. Previous chapter के आखिरी पैराग्राफ को अगर हम देखें तो वहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी की बात हुई थी, and she concluded by saying if Muhammad had married his cousin, nobody today might have even known his name. Why? इसके लिए लेज़ली हेज़ल्टन कहती हैं कि विदाउट द वुमन ही डिड गो ऑन टू मैरी, he might never have found the courage and determination to undertake the major role that waited for him. इस मैरिज की बात कर रहे हैं अभी, ये विदाउट द वुमन ही डिड गो ऑन टू मैरी, तो दैट मैरिज वाज अनयूजुअल मैरिज। अनयूजुअल, वो बड़ी थी उनसे, शी वाज ओल्डर देन हिम। कितनी अकाउंट्स वैरी, लेकिन ज़्यादातर सेटल होते हैं 25 की डिफरेंस थी, सॉरी 40 उनकी एज थी, 25 इनकी, दैट मेक्स द डिफरेंस ऑफ 15 ईयर्स। लेज़ली हेज़ल्टन कहती है कि ये जो एक एज गैप है 25 एंड 40, ये कोई ज़्यादा अनयूजुअल नहीं है। दिस इज़ नॉट व्हाट वुड मेक द मैरिज अनयूजुअल, एक्सेप्ट वही कि बहुत सारे वेस्टर्न स्कॉलर्स ने इस चीज़ को ऑकवर्ड ही माना है। And she uses a very interesting phrase. She says, this reveals more about themselves than about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अच्छा, वो इसको क्यों अनयूजुअल मानते हैं? वो इसको मानते हैं मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस रादर देन दैट ऑफ लव, अफेक्शन और कंपेनियनशिप, कि इसमें कुछ फ़ायदा था, तो वो इसको ऐसे देखते हैं वेस्टर्न स्कॉलर्स, ऐसा लेज़ली हेज़ल्टन कहती है। और स्पेसिफिकली जब देखें तो फाइनेंशियल कन्वीनियंस, हज़रत खदीजा के बारे में मशहूर है दैट शी वाज वेल्दी, शी वाज वेल ऑफ। तो ये कहती है ही मैरिड हर फॉर हर मनी, दे वुड से। लेज़ली हेज़ल्टन कहती है कि वेस्टर्न स्कॉलर्स क्या कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शादी इकोनॉमिक कन्वीनियंस के लिए की। द वेल्दी विडो सिंड्रोम, वेल्दी विडो इन्वर्टेड कॉमर्स में है, तो ऐसा वो क्यों कहेंगे? क्योंकि ये 25 है, शी इज़ 40, वाई वुड ही बी अट्रैक्टेड टू हर एट ऑल? ऐसी रीजनिंग है वेस्टर्न स्कॉलर्स की। कुछ एक ये भी हमारे दौर का एक मामला है कि हमारे दौर में हर एक चीज़ को साइकोलॉजिकल, साइको एनालिटिकल बेंट से ही देखना है। कोई कुछ भी कर ले, कोई अपना मुंह कहीं पे खोल दे, किसी भी बात पे कोई भी ओपिनियन दे, तो हमारे यहाँ के हाफ बेक्ड साइकोलॉजिस्ट्स को उस पर अपना ओपिनियन देना है कि बचपन में ऐसा हुआ होगा, बचपन में ऐसा हुआ होगा, एब्सॉल्विंग एवरी वन ऑफ एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी। Let's get the record straight. Are there any psychological, psychiatric ailments people can suffer from? Yes. There is ample evidence. इसमें कोई मसला ही नहीं है, कोई मामला ही नहीं है कि इस पे भी अब बहस हो सकती है कि मेंटल हेल्थ नाम की कोई चीज़ होती है क्या? ऑफ कोर्स होती है, बिल्कुल होती है, इसमें भी देयर इज़ नो डाउट इन इट। डज
डज इट हेल्प टू गो थ्रू थेरेपी एटसेट्रा? ऑफ कोर्स इट डज, ये सारी मामला सही बात है। लेकिन उसके बावजूद इस बात को एक्सेप्ट करना कि हमारे ज़माने का, हर ज़माने का अपना एक रुझान होता है चीज़ों को देखने का। हमारे ज़माने में एक है साइको एनालिसिस, हर एक चीज़ की साइको एनालिसिस करनी है कि कोई किसी ने क्यों सुल्का के रूम क्यों करता है। कोई इसमें मतलब अब वो ज़माना ही नहीं रहा कि कोई सीधी बात हो सकती थी, इसके भी पीछे ढूंढ लो कुछ, कि कुछ होगा इसके साइको एनालिसिस में। And that is also applied on historical figures retrospectively. Why would so and so do so and so in the past? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब वेस्टर्न स्कॉलर्स बात करेंगे तो दे वुड आल्सो यूज दैट काइंड ऑफ एनालिसिस, एंड दे वुड से कि what he missed in his life he searched for in the marriage. And what did he miss in his life? He missed a motherly figure, and he could have seen that in her. So he was an orphan seeking a substitute for the mother who he had lost when he was very young. 6 साल के थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Now Leslie Hazelton then ends this paragraph on a very quick, छोटा सा point, एक line. She says कि I don't know why, how, but few seem to have considered कि he might just have loved her. Sometimes the most simple explanation is the most correct one. इससे मतलब आप इतना इसको कॉम्प्लिकेट करें, ये हुआ था वो हुआ था, व्हाई नॉट कंसिडर कि ही जस्ट लाइक्ड हर, ऐसा भी हो सकता है. इनफैक्ट द डिफरेंस इन एज, लेज़ली हेजल्टन सेज कि ये उस कल्चर में कोई बड़ी बात थी ही नहीं. तो क्या एविडेंस है इसका कि उस कल्चर में ये कोई बड़ी बात नहीं थी, इतनी डिफरेंस इन एज? शी इज़ राइट, द एविडेंस इज देयर. पॉलीगैमी, जहाँ पे मल्टीपल मैरिजेस कॉमन होंगी, ये ऑलमोस्ट इनवेरिएबल है कि ऐसे कल्चर्स में एज गैप्स बहुत होंगी. सिमिलर एज ग्रुप की, ओके थिंक ऑफ इट लाइक दिस, एक हाइपोथेटिकल सोसाइटी लें आप, हाइपोथेटिकल, एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया में, हाइपोथेटिकल. यहाँ पे चांसेस ऑफ सेक्स रेशियो टू बी 1:1 बहुत ज़्यादा है. ऐसा ही होता है लगभग सोसाइटीज़ में, लगभग इक्वल मैन एंड वुमेन होते हैं. नाउ फॉर मैन टू बी पॉलीगैमस, देयर हैव टू बी मोर वुमेन, अदरवाइज हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे होगा अगर सेक्स रेशियो बराबर है तो? ओके, अब हमारा जो ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इसमें हम कह रहे हैं कि मैन आर पॉलीगैमस. Okay, then two things happen. Either some men are not getting wives, which is not going to happen because ये social strife create करेगा, or there is some reason that there are more men, less women. Historically ऐसा ही societies में होता था, men die in wars, etc. ये सारी चीज़ें होंगी उनके साथ. What about these women? They would marry more than one woman. Now, this woman to be of same age group, ये necessary नहीं है. Possibility है, लेकिन एंटायरली ऐसा ही होगा ज़रूरी नहीं है. प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो किसी और एज ग्रुप की होगी, मतलब वो 5 साल बड़ी होंगी या 6 साल छोटी होंगी, ऐसा होगा. तो एंड देन दीज द रिचर वंस, जो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा रिच होते थे, वही पहले तो. अच्छा, पॉलीगैमी के बारे में एक और चीज़ जाने, ये कोई रूल नहीं था. इट हैज़ नेवर इन ह्यूमन हिस्ट्री बीन अ रूल. इट हैज़ ऑलवेज बीन एन एबरेशन, एन एक्सेप्शन. एंड दैट्स ट्रू फॉर मुस्लिम सोसाइटीज एज वेल. हाउ वुड वी नो दैट? अगर आप अपने माशरे को आसपास देखेंगे, अपने चाचू, अपने मामू, या जितने भी आपके दोस्त वगैरह होंगे, यू वुड नॉट फाइंड पॉलीगैमस रिलेशनशिप्स आसपास. इक्का दुक्का शायद आपको कोई पता हो. तो इट्स ऑलवेज एन एक्सेप्शन. एंड हिस्टोरिकली जब हम, क्योंकि बड़े सारे लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि अभी की रियलिटी नहीं है, लेकिन अगर आप 100-200 साल पीछे चले जाएं तो ये माशरे की हकीकत है. नहीं, वो भी इनकम्प्लीट एनालिसिस है माशरे की. अगर आप माशरे में देखेंगे, एज कम्पेयर टू टुडे पॉलीगैमी ज़्यादा थी पास्ट में, लेकिन उस वक्त भी पॉलीगैमी एलीट का नॉर्म था, माशरे का एज अ होल ये नॉर्म नहीं था. तो सोसाइटी में जो एलीट होंगे, दे वुड हैव, जैसे किंग्स वुड हैव मोर देन वन वाइफ. सिमिलरली जो ऊपर वाला वर्ग है, अच्छा ये खूबसूरत है. अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे ना, इससे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी होती हैं. व्हाई वुड दैट बी द केस? प्रोबेबली इकोनॉमिक्स.
if you have a wife, that means you have one more mouth to feed, um, and then children through her, you have more mouths to feed. एंड फॉर द डाउन ट्रॉडन सोसाइटी में जो कमज़ोर है उनके लिए बड़ा मामला है, ये कोई आसान काम नहीं है. कंपेयर दैट टू द रिच. अब फॉर द रिच, हैविंग मोर सन्स इज अ मैटर ऑफ प्राइड, so they would want as many women as they can. तो पॉलीगैमी जहाँ पे कॉमन होगी जिस सोसाइटी में, वहाँ पे एज गैप्स उतना बड़ा इशू नहीं होंगी. सीरियल मैरिजेस ड्यू टू डेथ और डिवोर्स, जहाँ पे भी पॉलीगैमस वंस अमंग द एलीट, द प्रैक्टिस मेंट, इसका एक और भी इस प्रैक्टिस का एक और भी नतीजा है जो बड़ा फनी और इंटरेस्टिंग है. हम कश्मीर से हैं, मेरी ऑडियंस में भी ज़्यादातर कश्मीर से ही लोग होते हैं, तो आप अपने माशरे में इसको देखें. इट इज़ फनी बट इट इज़ ट्रू. आपके यहाँ ऐसा होगा, क्योंकि एक दो जनरेशन से पहले अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल मैरिजेस, मल्टीपल सीरियल मैरिजेस हुई होंगी आपके रिलेटिव्स में भी. नाउ दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम पॉलीगैमी. Polygamy means having more than one wife at the same time. That might not be true, but this would definitely be true that someone died and she married again or he married again. ये आपके रिश्ते में होगा. एंड मोर सो अगर आप एक जनरेशन या दो जनरेशन पीछे जाएंगे, मतलब दादू ने एक और शादी की थी, नानू ने एक और शादी की थी, ऐसा कुछ आपको पता चलेगा, या नानी के हस्बैंड की डेथ हो गई थी और शी वाज डिवोर्स एंड देन शी मैरिड अगेन. ये आपके पास्ट में रहा होगा ऐसे. तो इसका एक कंक्लूजन ये भी निकलता है that you might have an aunt which might be younger than her nephew. ऐसा हो सकता है. जैसे one of my relatives is married to another one of my relatives, and I am uncle to their children and I'm also their cousin. This happens. या फिर one of my uh, one of my maternal uncles, उनका जो बेटा है वो मेरी मॉम की एज के हैं, और उनके जो बेटों के बेटे हैं जिनका मैं अंकल हूँ वो मेरे से बड़े हैं. तो ऐसा होता है व्हेन देयर आर ऐसे ना पॉलीगैमस या सीरियल पॉलीगैमी, जब ऐसे रिलेशंस हों, तो किसी का हाफ ब्रदर माइट बी अ जनरेशन ओल्डर देन अनदर, या फर्स्ट कजिन वुड बी ऑफ द एज ऑफ अंकल और नीस. तो ऐसे माशरे में ये हस्बैंड वाइफ की एज में 15 इयर्स का डिफरेंस है, इट्स अ नॉर्म. यहाँ तो दो कजिन्स में इससे ज़्यादा गैप है, तो इट्स अ नॉर्म इन दिस सोसाइटी. लेकिन इस सब के बावजूद ये भी हकीकत है, लेज़ली हेजल्टन कहती हैं कि बहुत कम मैरिजेस वेर प्योर लव मैरिजेस. लव मैचेस नहीं होते थे अरेबियन कस्टम्स में. वास्ट मेजॉरिटी जो शादियों की होती थी वो पॉलिटिकल थी या फिर फाइनेंशियल अरेंजमेंट होते थे. सिंपली एक ट्राइब दूसरे ट्राइब के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा है, अपनी सिक्योरिटी ढूंढ रहा है. तो दिस इज़ ट्रू नॉट जस्ट फॉर दिस सोसाइटी वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज़ ट्रू फॉर ऑलमोस्ट ऑल सोसाइटीज़ दैट हैव देयर बीन. जैसे पता नहीं, हमने इसी सीरीज़ में इससे पहले भी इसकी बात की है. अगर आप यूरोप के रूलर्स वगैरह को देखें, इंग्लैंड के रूलर्स, स्कॉटलैंड के रूलर्स, फ्रांस, जर्मनी, यहाँ तक कि रशिया के रूलर्स, ये कहीं ना कहीं से कज़न है आपस में, ये रिश्तेदार ही हैं सारे. किसी ने किसी की बेटी से शादी कर ली, किसी ने किसी को कोई चीज़ गिफ्ट कर दी, ये कर दिया वो कर दिया, अब इनका आपस में ही सब ये रिश्तेदार ही हैं. तो ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा करेंगे बिकॉज से फॉर एग्जांपल इनकी बेटी इस घर में ब्याही है, तो उनके साथ अब कॉर्डियल रिलेशंस होंगे, तो जंग की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी. हिंदुस्तान में मैट्रिमोनियल अलाइंसेस अकबर का एक अच्छा तरीका था टू गेन मोर सपोर्टर्स. तो ही वुड मैरी इनटू राजपूत्स फॉर एग्जांपल. इनफैक्ट लेटर मुगल्स आर चिल्ड्रन ऑफ राजपूत्स, तो नॉट मेनी वुड नो दैट कि दे आर राजपूत चिल्ड्रन. तो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ मैरिजेस यहाँ पे भी अरब कस्टम्स में भी देवर पॉलिटिकल या फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स. विच इज़ नॉट टू से कि रोमांटिक लव था नहीं इस सोसाइटी में, वो भी था. हाउ डू वी नो दैट? बिकॉज पोइट्री एग्जिस्ट्स. अपने ज़माने का बॉलीवुड वहाँ पे भी था. तो उस वक्त के जो द बर्ड्स दैट वुड सिंग एट दैट टाइम, दे वुड सेलिब्रेट इन विविड डिटेल
what was what we can say love affairs, etc. And once again, uh, not within the bounds of marriage. इतना ये भी necessary नहीं है in poetry में आपको वो मिलेगा. This is more a pragmatic matter, not a romantic one. लेकिन इसके बावजूद लेज़ली हेज़ल्टन कहती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा, हज़रत खदीजा का जो रिश्ता है, इट सीम्स एनीथिंग बट प्रैग्मेटिक. ये प्रैग्मेटिक रीजंस के लिए नहीं हुई है ये शादी. ये कुछ भी हो सकती है लेकिन प्रैग्मेटिक ये नहीं है. आप इसको कोई भी नाम दे, लेकिन ये इन प्रैग्मेटिक पॉलिटिकल और सोशल और इकोनॉमिक रीजंस की वजह से नहीं हुई है. एंड दैट इज व्हाट हैज रियली सो कंफाउंडेड द स्कॉलर्स. तो सबसे क्लियर, सबसे लॉजिकल, सबसे कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन इस शादी की, जो काफ़ी देर चली, जो मोनोगमस मैरिज थी और कोई इसमें देयर वाज नो सेकंड मैरिज एटसेट्रा, शी वाज द लोन वाइफ फॉर 25 इयर्स ऑलमोस्ट. सबसे इसकी अच्छी एक्सप्लेनेशन तब यही है, जो कि सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है, कि दे हैड ए रियल बॉन्ड ऑफ डीप लव. दे रियली हैड अफेक्शन फॉर ईच अदर, वन दैट वुड लास्ट टू 24 years. ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक सेंट्रल रोल अदा करेंगे. इनफैक्ट द मोस्ट सेंट्रल. जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पब्लिक रोल इख्तियार करने वाले थे आगे जाकर, उसमें भी वो सेंट्रल रोल अदा करेंगी. बट शी वुड डू सो क्वाइटली. इतना क्वाइटली कि लेटर मुस्लिम्स जब सेक्युलर हिस्टोरियन है तो ये कहेंगे कि जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहानियाँ गढ़ने भी लगे, तो हज़रत खदीजा हैज़ लिटिल टू कंट्रीब्यूट इनटू दैट मिथ मेकिंग. और उसका एक और रीज़न भी है, व्हाई वुड हज़रत खदीजा वुड हैव लेस टू पार्टिसिपेट इन इट, बिकॉज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मॉडर्न लैंग्वेज में जिसको बोलेंगे व्हेन ही गेन्स अटेंशन, हज़रत खदीजा इज़ नो मोर. हमने इससे पहले भी इसका जिक्र किया है कि ज़्यादातर हमारे पास रिवायत आएंगी किस दौर में, जब देयर आर मोर फॉलोअर्स. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदनी एरा, और उसमें से भी टुवर्ड्स द लेटर पार्ट वी वुड हैव मोर एंड मोर रिटर्न्स. बट उस वक्त में कौन नहीं है? हज़रत खदीजा नहीं है, सो शी वुड हैव लेस टू से. लेकिन long after her death he would hold her up as far superior to any of his later wives. और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर कहते थे कि he could never find the same kind of love again. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा को याद करते थे. उनके जब वो दुनिया से रुखसत हुई उसके बाद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बहुत याद करते थे. उनके जैसी आवाज़ अगर सुनते तो he would kind of remember her. He would miss her, and he would send her friends gifts उनकी डेथ के बाद भी. तो long after her death he would hold her up as far superior to any of his later wives, declaring that he would never find that kind of love again. But once again, how could he even find that love again? Because he had become a very important public figure, a revered prophet, the messenger of God. Everyone wants to be close to him. Everyone wants to have his hair. And at that time, to find the simplicity of Hazrat Khadija's love is very difficult. Why? Because now he is the prophet. But the person Khadija loved was not that. So Hazrat Khadija loved him for whatever he was at that moment, not for what he would become later. And he would never forget her. And sometimes he would turn pale with grief at the sound of any voice that would remember him of the sound of Hazrat Khadija. That was the love he had for Hazrat Khadija. Then what made the marriage unusual? What made the marriage unusual? Leslie Hazelton says not the age difference, but its closeness. But its closeness is what makes it unusual, especially given the difference in social status between husband and wife. और उससे भी ज़्यादा the fact that it is she who proposes to him than him proposing her. ये सारा unusual है, ऐसा नहीं होता है. इब्न इसहाक डिस्क्राइब करते हैं हज़रत खदीजा को as, and she quotes, a merchant woman of dignity and wealth, a determined, noble and intelligent woman. ये भी unusual है.
इस ज़माने में, इतने पुराने ज़माने में, किसी भी कल्चर में किसी औरत की तारीफ होना, और वो भी इन वर्ड्स में होना, अगर तारीफ होती भी तो सिर्फ चेस्टिटी और कैरेक्टर की होती, लेकिन इन वर्ड्स में कि आप उनको इंटेलिजेंट बुलाए, जबकि वुमन बाय डेफिनेशन इस ज़माने में वुड बी कंसिडर्ड नॉट इंटेलिजेंट, बट ही यूजेस द वर्ड इंटेलिजेंट एंड देन डिटरमिन्ड. once again not a character you would ascribe to women in during these times जब हजरत इसहाक लिख रहे हैं. Noble you might say, but definitely not determined and intelligent. Now see, she even says that it's unusual to see the words determined and intelligent used about any woman of the time. लेकिन हजरत खदीजा के लिए ये वर्ड यूज हुए एंड लेज़ली हेजल्टन कहते हैं एंड दे वर एंटायरली अप्रोप्रिएट, सही यूज हुए हैं, गलत नहीं. हजरत खदीजा के बारे में कहती हैं कि शी वॉज ट्वाइस विडोड, इससे पहले 2 बार शादी की थी एंड शी वॉज विडोड ट्वाइस. और जो उनके दूसरे शौहर थे उन्हीं का था ये कारवां ट्रेड, मैक्कन कारवां का ट्रेड उनका था, जो शेयर फिर इनको हासिल हुआ. इसका मतलब क्या हुआ? दैट शी गॉट हर हस्बैंड्स मैक्कन कारवां ट्रेड का शेयर. दिस meant that she was financially independent now. You should not confuse that with the bigger leaders of the cartel. There are richer people out there in Mecca, but she is also financially independent. She is not as wealthy as the leading Meccan merchants, but she is comfortably situated. In financial मामला problems इनको नहीं है. अब इनके पास जब ये हजरत खदीजा के साथ ये मामला हुआ दूसरी बार विडो होने का, शी नाउ हैज़ अ चॉइस. ये क्या कर सकती है अब आगे? या तो वो अपने बिजनेस को सेल आउट करे टू वन ऑफ द पावरफुल ट्रेडिंग ब्लॉक्स, या तो फिर वो कंटिन्यू करे एज एन इंडिपेंडेंट लेडी. अगर ये इंडिपेंडेंट लेडी इन बिजनेस वर्ल्ड आगे कंटिन्यू करना चाहती हैं, देन शी मस्ट अपॉइंट समवन हु कुड रिप्रेजेंट हर इंटरेस्ट्स इन ट्रेड कारवानों में. इनको कोई चाहिए ऐसा शख्स जो इनका काम करे. व्हाई वुड दैट बी द केस? बिकॉज जेंडर. वंस अगेन आप बात कर रहे हैं 6वीं सदी 7वीं सदी अरेबिया की. वुमन indulging in caravan trading was not true for entire world. Forget about Arabia. Traveling itself is difficult for men. For women it's much more difficult. तो इनको एक बिजनेस मैनेजर चाहिए, और ये कैसा होना चाहिए? 2 ही चीज़ें होनी चाहिए इसके पास. एक, ही शुड नो कॉमर्स, राइट, ही शुड नो अरेबियन कैरवान ट्रेड. ये जो भी शख्स होगा कम से कम इसको ये इल्म तो होना चाहिए. जैसे आपको भी अगर कोई हायर करना हो, जैसे मैथ्स का टीचर आपको हायर करना है, तो पहली अदा जो आप उसके अंदर चाहेंगे वो क्या होगा? कि उसको मैथ्स आता हो, राइट. दिस इज ट्रू फॉर ऑल प्रोफेशंस. व्हेन एवर यू वांट टू हायर, व्हाट इज द सेकंड थिंग यू लुक फॉर? सेकंड थिंग यू लुक फॉर इज ईमानदारी. कि मैथ्स टीचर तो है अच्छा, लेकिन साथ में अपना काम डिलीजेंस के साथ करना चाहिए, ईमानदारी के साथ करना चाहिए. तो कॉमर्स के मामले में शी वुड हैव थॉट एट दैट पॉइंट, आई नीड अ पर्सन हु नोज कॉमर्स. कॉमर्स हियर मीन्स अरेबियन कारवान ट्रेड, हु इज वेल अवेयर ऑफ इट, एंड सेकेंड, हु पुट्स माई इंटरेस्ट अहेड ऑफ हिज ओन. ऐसा कोई शख्स चाहिए जो इस बिजनेस को आगे बढ़ाए, खुद को नहीं बस. कहती है लेज़ली हेजल्टन, साल था 695. आई थिंक ये एक मिसप्रिंट है, पता नहीं आपकी किताबों में है कि नहीं. मेरी किताब में 695. 695 वुड बी वे अहेड ऑफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत हुए. ये तो उससे भी आगे हो गया. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 में पैदा हुए थे, और 633 के आसपास, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ही वाज, तो ज़ाहिरी दुनिया से वो निकल गए. तो 695 seems to be incorrect then. So she's probably talking about 595. That would make हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 years old. And बाकी सीरत से हमको पता चलता है जिस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल की उम्र के आसपास ही हुए हैं. तो क्या हुआ इस साल में? शी हायर्स प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू बी हर एजेंट. जो दमस्कस जाता था ना रूट, दमस्कस कारवां, तो उस रूट पे उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, यू बी माई एजेंट. और डिफरेंट रिवायत इसके बारे में भी बात करते हैं कि ये कैसे हुआ.
और who were the people who accompanied the Prophet sallallahu alaihi wasallam इस सारे सफ़र में. तो अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स शी सेंट ए ट्रस्टेड सर्वेंट अलॉन्ग विद हिम, और उनको इंस्ट्रक्शंस थी कि नोटिस करना अच्छे से कि हाउ डज ही परफॉर्म इट हिमसेल्फ एंड रिपोर्ट टू मी हाउ ही हैंडल्ड हर अफेयर्स. तो रिवायतों में इनका नाम मैसर है. तो वो थे, ही वाज अ स्लेव प्रोबेबली, एंड then we know the story. He comes back and there is a story which is kind of reminding us of वही बहीरा वाली स्टोरी जो 15 साल पहले हुई थी. तो माइसर वो उनसे कहते हैं हज़रत खदीजा से कि इज़ अ वेरी नोबल मैन, और ये एक बार एक जगह एक पेड़ की छाँव में बैठे, और वहाँ पे एक मॉन्क, एक पादरी थे, उन्होंने ये देखा सीरिया में, और उन्होंने कहा कि ही वॉज अमेज्ड. Why was he amazed? Because no one other than a prophet had halted beneath that tree. कि उनकी रिवायतों में उस पेड़ के नीचे एक्सेप्ट फॉर ए प्रॉफिट कोई नहीं बैठा था, कभी कोई नहीं रुका था. तो खैर लेज़ली हेजल्टन कहती है माइसर ने 4 चीज़ें अपनी भी उसमें ऐड कर दिए कि जब रास्ते में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ही कुड सी एंजल्स शेडिंग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये जो मिरेकल्स ascribed to हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है इस कॉन्टेक्स्ट में, they might explain to some extent why would Hazrat Khadija be interested in marrying the Prophet. Leslie Hazelton says no, ये नहीं explain कर सकते, because it seems insulting to Hazrat Khadija to conclude कि ये based on these reports only that she went ahead and proposed marriage. और ये कहती हैं कि यही प्रॉब्लम है मिरेकल स्टोरीज की. अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे ये सारी बैकफायर करती हैं. ये वाली जो मिरेकल स्टोरी है, दिस इम्प्लाइज दैट विदाउट द मॉन्क एंड एंजल्स हजरत खदीजा वुड नेवर हैव कंसिडर्ड मैरिज. Though she hardly needed someone else to tell her either that Muhammad was a trustworthy manager or that there was far more to him. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. क्या कहने का मतलब? कहने का मतलब हजरत खदीजा we already know was a very determined lady. She was very intelligent. She could already have seen the greatness of this person, that he was a trustworthy manager. इसमें किसी मिरेकल स्टोरी की ज़रूरत ही नहीं है. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑलरेडी एक एक्सीलेंट रेपुटेशन खड़ी की थी अपने लिए जब वो हज़रत अबू तालिब के लिए काम करते थे. इंस्टेड ऑफ हैगलिंग एंडलेसली, कि मतलब आप दिन भर बार्गेन करते रहे कॉस्ट पे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत नहीं थी. ही वुड ऑफर फेयर प्राइजेस. ही वुड ऑफर फेयर प्राइजेस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. वो ऐसा नहीं करते थे ही वुड डिमांड हाई एंड देन फिर बार्गेन करके कि ओके अब इतने में लो. ही वुड ऑलवेज ऑफर फेयर प्राइजेस, एंड बिकॉज ऑफ हिज फेयरनेस ही वुड ऑलवेज बी गिवन बेटर क्वालिटी मर्चेंडाइज इन रिटर्न. और उसके बाद ही वुड नेवर टेक एक्स्ट्रा कट फॉर हिमसेल्फ. ना अंडर द टेबल वाला कट कि चलो मुझे जो मैंने चीज़ खरीदी है अपने मास्टर के लिए उसके लिए बजट 4,000 था, लेकिन मुझे 3,000 की ही मिली, तो 500 में कट रखता हूँ, उनका भी फ़ायदा मेरा भी फ़ायदा. वो 4,000 में एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनको 3,500 में मिल गया, और यहाँ पे 3,000 में मिल के मुझे भी 500 का फ़ायदा हुआ. तो ही वुड नेवर डू दैट. ही वुड नेवर टेक दिस एक्स्ट्रा कट फॉर हिमसेल्फ अंडर द टेबल. ना ही वो एक्सपेंसेस की रिपोर्ट्स ऐसे ही आउट ऑफ थिन एयर ड्रॉ करते थे कि ये खर्चा मेरा हुआ इस सफ़र में. ऐसा भी नहीं करते थे. जो जायज़ खर्चा हुआ था सिर्फ वही. ही वुड नेवर फज रिपोर्ट्स. फेक बिल्स नहीं बनाते थे. फेक बिल्स के बारे में कहती हैं सच प्रैक्टिसेस बीइंग एज ओल्ड एज ट्रेड इटसेल्फ. जब से ट्रेड हो रहा है तब से फेक बिल्स बन रहे हैं. बट द प्रॉफिट नो, ही वुड नॉट डू इट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एंड जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वो हज़रत अबू तालिब की शेड से बाहर निकलने लगे, ही बिकेम ए वेरी सॉट आफ्टर इंडिपेंडेंट एजेंट, एंड दैट हिज रेस्पेक्ट और इस मामले में उनकी इज्जत, इट फार प्रेसीडेड हिम बिफोर ही अराइव्ड एट हज़रत खदीजाज. तो ही वॉज ए मैन who had no interests of his own to promote.
In fact, it was to that extent that he might even dislike profit motive that ruled Mecca, कि अपना काम करो ना, क्यों तुम्हें प्रॉफिट के पीछे भागना ही है। और उस सब के बावजूद जो भी कमीशंस वो अर्न करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही वुड गिव अवे इन आर्म्स टू द पुअर। अब जो मतलब एक तो अपना काम किया और उसमें वो सारे मामला किए नहीं जो उस वक्त के माशरे में लगभग लगभग एक्सेप्टेबल है, तो सिर्फ अपने कमीशन पे आप अपना घर वगैरह चला रहे हैं और उसमें भी जो बच रहा है आप उस सब को एज आल्म्स टू द पुअर दे रहे हैं। लेज़ली हेजल्टन कहते हैं बाकी जितने भी मर्चेंट रहे होंगे, दे वुड अनडाउटली हैव थॉट ऑफ हिम टू बी अ फूलिश फॉर डूइंग दिस, कि ऐसा कौन करता है, ये शख्स कैसे अपना घर चलाएगा आगे जाके, कैसे शादी करेगा अगर इसके पास थोड़ी सी भी दौलत नहीं है। शादी, अच्छी शादी तो दूर की बात है, यहाँ पे किसी भी शादी की बात हो रही है, एनी मैरिज एट ऑल, वट एवर वेल्थ ही एक्रूज ही थ्रोज इट अवे। एंड हाउ वुड ही टेक केयर ऑफ हिज फैमिली लेटर, हाउ वुड ही राइज इन दिस सोसाइटी। तो ये सारी बात उन्होंने डेफिनेटली की होगी। दे ट्राइड टू यूज हिज लैक ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट टू देयर ओन एडवांटेज विच ही सर्टनली न्यू बट डिड नॉट केयर अबाउट। ये लाइन बड़ी खूबसूरत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये अदा थी कि ये सेल्फ इंटरेस्ट के पीछे नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोगों की मदद करते हैं, ये ईमानदारी से आपका काम करते हैं और उसमें से भी जो मुनाफा आता है वो भी आप ही में बांटते हैं। ये जो ये अदा है, इसके बारे में कहते हैं दे टुक एडवांटेज ऑफ इट। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन क्वालिटीज़ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता थी, बट ही डिड नॉट केयर अबाउट इट। ये बात मुझे बड़ी खूबसूरत लगी जो इन्होंने कही। क्यों? क्योंकि हमारे वक्त में जो लोग खुद को चतुर चालाक चंट समझते हैं, इन बेवकूफ़ इडियट्स को लगता है कि ये जो ये अच्छे लोग होते हैं ये बेवकूफ़ होते हैं, तो अक्सर इन अच्छे लोगों का ना ये फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन इनको पता नहीं होती कि अच्छे लोगों को ये बाय एंड लार्ज हमेशा पता होता है कि कोई उनका फ़ायदा उठा रहा है और वो अपनी अच्छाई में उनको वो फ़ायदा उठाने दे रहे होते हैं, क्योंकि उसमें किसी का नुकसान नहीं होता। इसकी काउंटलेस मिसालें दी जा सकती हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में आई हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल हु वुड मतलब टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ अदर पीपल एंड द अदर्स वुड नो इट। तो कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि आपको लगेगा कि आपने किसी और को बेवकूफ़ बनाया। इस पूरे प्रोसेस में अगर कोई बेवकूफ़ बन रहा होता है वो है आप, एंड यू वुड नो इट इन द हियर आफ्टर। इस दुनिया में शायद आपको कभी ना पता चले, आपको लगेगा देखा उस दिन उसको हमने बेवकूफ़ बनाया था, लेकिन हकीकत मायने में आपको फिर पता चलेगा बेवकूफ़ वो नहीं बन रहा था, बेवकूफ़ आप बन रहे थे। वो तो ऑलरेडी जानता था कि आपको चाहिए क्या। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग शी हैज़ सेड, बट व्हाई वुड ही नॉट केयर अबाउट, एंड व्हाई वुड एनी गुड पर्सन नॉट केयर अबाउट। मतलब आजकल की दुनिया में भी जब आप उसको बेवकूफ़ बनाते हैं, आपको लगता है आपने उसको बेवकूफ़ बनाया, आप उसका एडवांटेज, यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट पर्सन, व्हाई वुड दैट पर्सन नॉट केयर। The simple reason is he is not interested in it. His values lie elsewhere. वो किसी और चीज को देख रहा है, उसका ध्यान ही किसी और चीज पे है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम also did not care about these petty issues. He did not care about money and self advancement. His values were elsewhere. His disinterestedness set him apart. इनको अलग क्या बनाती थी कि he is disinterested in all of these मामलात. He was part of the culture but not of its values. Wow, what a beautiful thing to say. मैंने आपको कहा इससे पहले भी कि लेज़ली हेजल्टन का रेटोरिक अमेजिंग है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is immersed in this culture. He is surrounded by it. He is a participant in it, but he does not subscribe to its ideals. He does not bend to its dominant ideologies. ये हमारे ज़माने में देखिए कितनी खूबसूरती से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं ना कि क्या करें, इवन इफ यू डोंट डील विद इंटरेस्ट इट्स डस्ट इज गोइंग टू टच यू। तो कैसे ऐसी लाइफ में खुद को अपने दामन को बचा के फिरे। तो दिस इज हाउ यू डू इट। इवन इफ यू आर पार्ट ऑफ द कल्चर, डोंट बी पार्ट ऑफ इट्स वैल्यूज।
Don't be part of its values. And this disinterestedness on the part of Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam, this might have been odd to most people. People might have thought, why is he not looking after himself? Why is he not amassing wealth? He's respected. He knows his stuff. He gets the job done, and he does it with lot of ईमानदारी. He is sought after. ये क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं दौलत बना रहे? क्यों नहीं अपनी जिंदगी को बेहतर कर रहे? He must have been an odd person in this society, and that made him distinct. That's what would have appeared to Hazrat Khadija as admirable. She was a widow. She was a widow, and before Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam, a childless one. She did not even have a child. And she knew what it was to be uncertain of one's place in the society. कितना मुश्किल है इस सोसाइटी में टू गेट रैंक्स में ना आगे बढ़ना, पेरिफेरी से सेंटर में आना, from a camel boy to owner's agent बनना. She must have known कि in terms of maturity he is not 25. This person has come from fringes to center. This person is admired by everyone. His respect precedes him everywhere. This person is not just a youth. He is more closer to middle age than he is to being just an adolescent. So it's not hard to understand कि ये दोनों लोग क्यों और कैसे मिले होंगे. Unusual time, unusual place, yes, but it seems that they were destined to see each other, or rather, how she reached him instead of they reaching each other. ये once again good use of rhetoric कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझना ये एक दूसरे से कैसे मिले या एक दूसरे के पास कैसे आए, और रादर कि हज़रत खदीजा उनके पास क्यों गई. ये सारी एक्सप्लेनेशन इसी बात की है क्योंकि फाइनली हमको पता चलता है इट वाज हज़रत खदीजा हु प्रपोजेस, एंड नाउ वी अंडरस्टैंड थ्रू दिस डिस्कशन व्हाई वुड शी डू सो. जो चीज़ें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस माशरे में डिफरेंट बनाती है, डिस्टिंक्ट बनाती है, अनयूजुअल बनाती है, वही उनको हज़रत खदीजा की नज़र में एडमायरेबल बनाती है. सो एंड बाय मैरिइंग हिम शी ब्रॉट द आउटसाइडर inside. We'll stop here. We would continue next time, inshallah.